हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज हमारी क्लास को। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हमने जो इसके पीछे क्या क्या पढ़ा रखा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रत्यास्था आपको पढ़ा रहे थे। ये प्रत्यास्था का दूसरा भाग है। ठीक है, अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में क्या क्या पढ़ा था, यानी कि पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, विरूपक बल। विरूपक बल पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। ओके, विरूपक बल क्या होता है कि वह बल जो किसी वस्तु पर लगाया जाए तो उसके आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या होता है, विरूपक बल होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता ओके, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बताया था कि यदि हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकार व आकृति दोनों बदल जाते हैं, और अगर हम वो विरूपक बल हटा लेते हैं तो वह अपनी पूरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वो क्या कहलाता है, हमारा प्रत्यास्थता कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको पूर्ण प्रत्यास्थता। पूर्ण प्रत्यास्थता, जिसे मैंने आपको बताया था कि विरूपक बल लगाया तो आकार व आकृति में परिवर्तन हो गया। अगर विरूपक बल हम हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में यानी कि संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ओके, जैसे पहले थी एकदम वैसे ही हो जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थता कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संघट्ट। पूर्ण संघट्ट पढ़ा था। इसमें हमने आपको बताया था कि पूर्ण संघट्ट क्या होता है कि जो हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाए। ठीक है, यदि हम उस पर विरूपक बल लगाते हैं इस पर, तो वह हमेशा के लिए अपने आकार व आकृति को परिवर्तित कर लेती है। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संघट्ट कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बताया था गीली मिट्टी, मोमबत्ती, ये सब क्या है, पूर्ण संघट्ट के उदाहरण हैं। ओके, तो चलिए अब आज हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबल। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रतिबल। ओके, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस ओके, प्रतिबल। ओके, इतना समझ में आ गया कि आज हम प्रतिबल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफिनेशन चेंज हुआ है। ओके, तो देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी, यानी कि इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु ये है। ठीक है, ये कोई क्या है, वस्तु है। अब अगर इस पर हम विरूपक बल लगाते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, इतनी आकृति इधर बढ़ गई, इतनी आकृति इधर बढ़ गई। ओके, मतलब विरूपक बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया है। तो अब क्या करते हैं कि लगाते तो हैं विरूपक बल, लेकिन एक बल और होता है जो इसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसकी आकृति को बढ़ा रहा है, यानी कि विरूपक बल क्या कर रहा है, इसकी आकृति को बढ़ा रहा है। ओके, तो जो और एक बल लगेगा वो उसके विपरीत लगेगा, यानी कि वह पुनः उसको पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। यानी कि हमने वस्तु को खींचा, उसकी लंबाई में इतनी वृद्धि हो गई। ठीक है, अब जो बल कार्य करेगा उसके विपरीत वह क्या करेगा कि वह वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि जो वो बल लगा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल। समझ में आ गया कि जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल माने क्या होता है, विपरीत बल। ठीक है, लेकिन बराबर बल। ठीक है, जितना बल हम लगाकर उसकी वस्तु की आकृति को परिवर्तित करेंगे और जो प्रतिबल होगा वह उतना ही उसके बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर सरल भाषा में समझा जाए इसी उदाहरण द्वारा, तो जब हम किसी वस्तु पर कोई वाय बल लगाकर उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट पर, यानी कि जो प्रत्येक काट ये तो है, ये काट तो है, वाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाते हैं जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। समझ में आ गया। लेकिन चलिए यहाँ पर मैं आपको एक सरल परिभाषा देता हूँ। ठीक है, यहाँ की परिभाषा क्या होगा कि किसी वस्तु के तल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को, यानी कि देखिए किसी वस्तु के तल के अनुप्रस्थ काट के, यानी कि ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है और उसका मान लीजिए कोई काट का क्षेत्रफल ले लेते हैं इतना। ठीक है, इतने काट का क्षेत्रफल, यानी कि छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, उसका टुकड़ा, उसी का क्षेत्रफल क्या कहलाता है,
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ओके, जो का उस पर जो कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। समझ में आ गया कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल, देखिए अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक, ठीक है आंतरिक तो बल है ना, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ओके, समझ में आ गया, हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके फार्मूला की, ओके, तो यहाँ पर फार्मूला कैसे, अब मान लीजिए यदि कोई अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल ए हो, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल क्या हो, ए हो, और लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल एफ हो, आंतरिक प्रतिक्रिया बल एफ हो, तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, समझ यहाँ पे लिख लीजिए, प्रतिबल, प्रतिबल क्या होगा, एफ अपान ए हो जाएगा, ठीक है, एफ अपान ए। तो प्रतिबल का सूत्र क्या हो जाएगा, एफ अपान ए, जहाँ पर ए क्या है, वस्तु के अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल है, और एफ क्या है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल है। तो यहाँ पर प्रतिबल क्या हो जाएगा, एफ अपान ए हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रतिबल मैंने आपको बीमा में भी बताया था, बीमा की जो क्षेत्रफल होता है और प्रतिबल दोनों की बीमाएँ समान होती हैं। ओके, लेकिन प्रतिबल यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न होता है परिभाषा के अनुसार, लेकिन बीमा समान होती है प्रतिबल और क्षेत्र और दाब की। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगर यहाँ पर देखिए प्रतिबल का फार्मूला हमें क्या मिला, एफ बराबर, देखिए एफ अपान ए ना, तो अगर इसका हम बीमा निकालते हैं, बीमा, तो बीमा का अगर आप निकाल लीजिएगा, इसकी बीमा में दाट बता देता हूँ, एम एल माइनस वन, ठीक है, टी माइनस टू, ये होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। ओके, इसकी बीमा क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके मात्रक की, ठीक है, तो यफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ए का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका जो मात्रक हो जाएगा वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर इसका अगर हम बीमा निकल, यहाँ पे लिख देता हूँ, बीमा बराबर क्या होगा, यम यल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, अगर यहाँ से इसका निकालते हैं मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन, ओके, न्यूटन मीटर माइनस टू। ओके, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए उम्मीद है आपको प्रतिबल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। आप इतना ही समझिए। आप उसके बाद अगर इतना समझ लिए कि कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं प्रतिबल के, ओके, यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रतिबल के प्रकार, अभी इस पर मैं फार्मूला, जो फार्मूला मिला है उसी के बेस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, तो अभी थोड़ा दो टॉपिक इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद दोनों का एक साथ क्वेश्चन बनता है, एक एक करके कभी क्वेश्चन नहीं आता है, एक साथ दोनों का क्वेश्चन बनेगा तो उसको मैं एक साथ कराऊंगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या, प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ओके, चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए। पहला इसका जो प्रकार होता है वह अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य लिख दूँ। चलिए पहला क्या प्रकार होता है इसका, अनुदैर्ध्य। नोट्स बनाते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर ना लिख पाए हो तो वीडियो को पॉज करके पीछे से फिर से देख सकते हैं। ओके, प्रतिबल, पहला प्रकार क्या हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया। दूसरा भी लिख लीजिए यहीं पर, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। तीसरा लिख लीजिए विरूपक प्रतिबल। ओके, विरूपक प्रतिबल।
तो प्रतिबल के कितने प्रकार हो गए? पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और विरूपक प्रतिबल। ओके, अब सबसे पहले हम एक एक करके तीनों के बारे में देखेंगे, तीनों के बारे में हम देखेंगे। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर पहला हेडिंग हमारा डाल लीजिए आप, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, हमारा हेडिंग रहेगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इंग्लिश लिखना चाहते हैं इंग्लिश लिख लीजिए। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, डी है, ठीक है, ये डी है, डिनल स्ट्रेस। ओके, इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसलिए मैंने अंग्रेजी में लिखवाया। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई तार को ले लेते हैं या रबड़ को ले लें, कोई चीज़ ले लें, उसको अगर हम उसकी लंबाई मान लीजिए यल है। ओके, उसकी लंबाई क्या है? यल है, बेलनाकार है तार। ओके, कोई हम तार लेते हैं जो कि बेलन के आकार का है। ओके, तो अगर हम उसकी लंबाई की दिशा में बल लगाते हैं, यानी कि इसकी लंबाई यही तो है, अगर हम बल के यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो जो इसके लंबाई में वृद्धि होगा वही क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? देखिए, यदि वस्तु के तार की आकृति लंबाई में हो और लंबाई की दिशा में बल तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर लगाया जाता है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। यहाँ पर देखिए, इसका जो फार्मूला हो जाएगा mg/πr², ठीक है, πr², जो अनुदैर्ध्य का हो जाएगा इसका फार्मूला। अब यहाँ पे फार्मूला देखिए कैसे आया, मैं उसको बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए F बराबर mg होता है ना, F बराबर mv होता है। अगर वहाँ पर कहीं तार लटकाया हुआ हो, यानी कि ऊपर से किसी स्थायी स्तंभ द्वारा तार को लटकाया गया हो, यानी कि ऐसे स्तंभ हो और तार को ऐसे लटकाया गया हो, तो उस अवस्था में क्या लगेगा? mg लगेगा। ओके, उस अवस्था में क्या लगेगा? mg। अगर हम तार को इस दिशा में खींचते हैं तो यह बराबर mg लगेगा ना, क्योंकि द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण भी रहता है, तो F बराबर क्या लगेगा? mg। इसलिए यहाँ पर F के F स्थान पर क्या हो गया? mg हो गया। अब बात करते हैं πr² की। F बराबर a होता था ना, प्रतिबल बराबर क्या होता था? F बराबर F/a होता था। लेकिन हमने बताया कि आपको ये किस आकार का है? बेलन के आकार का है। तो बेलन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वह एक वृत्त को होगा, ठीक है, वह एक वृत्त ही होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? πr²। तो यहाँ पर जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? mg/πr² हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, अब अगला हमारा टाइप आता है अभिलंब प्रतिबल। ओके, अभिलंब प्रतिबल, अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं इसको। समझ में आ गया? चलिए, इसको भी देखते हैं क्या है अभिलंब प्रतिबल। ओके, तो यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल परिभाषा देख लीजिए। जब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल अभिलंब बल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल। यानी कि देखिए, ये कोई वस्तु है और इस पर बल अभिलंब लग रहा है, ठीक है, अभिलंब बल नीचे की ओर लग रहा है, तो जो इस अभिलंब बल होगा उसी को हम क्या कहेंगे? अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। ओके, देखिए, एक तार ये है, समझने का प्रयास कीजिए। एक तार ये है, इस पर कोई अभिलंबवत बल लग रहा है, तो जो अभिलंबवत बल लग रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। समझ में आ गया? ओके, चलिए, तो अभिलंब प्रतिबल आयतनात्मक ऋणात्मक होता है। यानी कि आप इतना ही जानिए कि जो अभिलंब प्रतिबल होता है वह ऋणात्मक होता है। अभिलंब प्रतिबल जो होगा वह ऋणात्मक होगा, धनात्मक कभी नहीं होगा। समझ में आ गया? और अभिलंब प्रतिबल को हम डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? देखिए, अभिलंब प्रतिबल की आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल ऋणात्मक होता है और इसे हम डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, समझ में आ गया?
चलिए, अब इसके बाद हमारा तीसरा और लास्ट इसका टाइप आता है अपरूपण। अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल, इसका जो लास्ट वाली हेडिंग है इसको हम बोलते हैं, इसकी अंग्रेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टेंजेंट, टेंजेंटियल बोल दे, ठीक है, टेंजेंटियल स्ट्रेस बोलते हैं इसको, स्ट्रेस। ओके, अब यहाँ पर पहले अंग्रेजी की जो शब्द दिया गया है उसको समझिए। यहाँ पे देखिए टेंजेंटियल ना, इसका अर्थ क्या होता है समझिए। इसका अर्थ क्या होता है, अपने वृत्त में पढ़ा है तो इसका अर्थ क्या अर्थ होता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। टेंजेंटियल क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, जब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को क्या कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को, स्पर्श रेखीय बल को हम क्या कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, या इसको हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल भी कहते हैं। समझ में आ गया। इसको या एक नाम और भी है, लिख लीजिए, स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा बताया, जब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल कहा जाता है। समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पर रोक देते हैं, तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।